वेलकम बैक वंस अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ना असल में इस तरह से आज थी कि वो ब्रेक पे गया क्योंकि हम अपने शो की डिस्कशन इस तरह से कर रहे थे। माजरत जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? हम ना ट्रैफिक मामलात में कुछ इस कदर वो हो चुके थे और मैं अपना एक्सपीरियंस सोच रही थी और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो वो उसमें मुझे लगा कि हम ना अभी बात ही कर रहे थे। खैर, आमिर रजा खान साहब और अली साई साहब मेरे साथ मौजूद है। अब इनका तारुफ करा ही देते क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप? देखिए, मुझे इतना वो संजीदा मामला लग रहा था, मुझे लगा हम डिस्कस कर रहे थे ऑन एयर ही। ये देखिए, संजीदा मामला है नहीं, हम मुझे ऐसे लग रहा था वो ऑन एयर वाली डिस्कशन ही हो रही है कि हम इस तरह डिस्कशन कर रहे थे। मैं बता दूं नाजरीन को पहले क्या है। अच्छा ठीक, आपने भी अपना एक्सपीरियंस जरूर हमारे साथ शेयर करना है जी। ट्रैफिक मामलात शहर में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं, मुझे लगता है शहरी ज्यादा या तो कॉन्शियस हो गए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट वंस अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। क्यों ऐसा है? शहर में हर जगह मामलात दुरुस्त होने के बावजूद, चालान होने के बावजूद एक जब्त आना चाहिए था, एक नज़्मो ज़ब्त ट्रैफिक में देखा जाए। मकसद इसका यही था ना, बट हुआ क्या, अब ट्रैफिक ज्यादा स्टक नजर आ रही है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कल का ये रहा, मैं जिस टाइम पे निकलती उसी टाइम पे निकली, बट मुझे रूटीन से ज्यादा टाइम एक जगह पर लग गया, तकरीबन कोई 45 मिनट, जो कि मैं रास्ता तकरीबन 25 मिनट में कवर कर लेती थी, 45 मिनट में कल वो कवर हुआ रास्ता। तो हर इशारे पर तकरीबन कोई मुझे 8 से 9 मिनट रुकना पड़ रहा था। इतनी ट्रैफिक थी, मुझे लगा शायद लोगों में खौफ ज्यादा आ गया है कि कहीं चालान ना हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अब आपने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करानी है, ये पासदारी तो आप करा रहे हैं, बट सवाल ये है कि ट्रैफिक मामलात हल की तरफ क्यों नहीं आ रहे? आमिर रजा खान के साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो आपने सही कही कि हल क्यों नहीं हो रहा, तो इसकी वजह ज़्यादा बड़ी वजह यह है, वो ये कि ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको बेहतर करने के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। हम बेहतरी किसको समझते हैं? हम समझते हैं रोड्स का बन जाना बेहतर है, लेकिन देखें जैसे जैसे आपके मुल्क में ट्रैफिक बढ़ती, आपके शहर में ट्रैफिक बढ़ती चली जा रही है, बढ़ रही है, आपकी कैपेसिटी ऑफ रोड्स जो है वो छोटी होती चली जा रही है। आप एक मिसाल इसकी यूँ समझें कि आपको बनाना था क्रीम ब्लॉक ओवरहेड ब्रिज बनाना था, मंजूर हुआ, सब कुछ हुआ, नहीं बना आज तक। आपको बरकत मार्केट के करीब वो जो डबल अंडरपास बनाना था, मंजूर हुआ, अफ्ताह हो गया, नहीं बना। जब आप इस तरह की चीज़ों को रोक लगाते जाएंगे और आपका सारी आपकी नजरें जो है किसी और प्रोजेक्ट की तरफ चली जाएंगी। क्या लगाते जाएंगे? रोकते जाएंगे, रोक लगाते जाएंगे। मैंने तो ये कहा, रोग नहीं कहा मैं, मुझे वो समझ आया कि रोग लगाते जाएंगे। नहीं, रोक लगाते जाएंगे, तो यही होगा। और दूसरा, आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर, मैं सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ, वादत रोड बेके वाला मोड़ जो चौक है वो इकबाल टाउन की तरफ जाता है, वहाँ पर आपने इशारा को बंद करने के लिए, यानी उसको आपने कहा कि आप वापस जाएं इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड की तरफ, वहाँ से यू टर्न लेकर आप वापस आए, तो आपको होना तो ये चाहिए था कि इसी मेन बुलेवार्ड से हम यूनिवर्सिटी से सामने होते हैं नहर पर चले जाते हैं, नहीं, वहाँ से दोबारा रोका ट्रैफिक को और उसको वादर रोड की तरफ कन्वर्ट कर दिया जी। अब वादर रोड की तरफ आप गए तो एक बगीचे सी बनी हुई है जी, उसका एक कोना है, ये मैं आपके सीटीओ को भी बता चुका हूँ। उस कोने पे वादर रोड से आने वाली ट्रैफिक और ये वाली ट्रैफिक जो कि सीधी वादर रोड से जानी थी, सबको आपने उसी कोने पर लाकर मंजमद कर दिया। आधा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक होती है वहां पे। ये तो अपनी जगह पे रही। मुझे बताएं, मुझे आज साई साहब मौजूद है यहाँ पर, ये सेफ सिटी को मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। सेफ सिटी कहाँ पे है? आज मैंने जानबूझ के एक तस्वीरें बनाई, धुआं देती बस की तस्वीर बनाई, ये बिल्कुल कजाफी स्टेडियम के वाले ब्रिज के ऊपर। उसके बाद मैंने एक वो फोटो गाड़ी की बनाई, हाँ जी, आयशा को भेजी मैंने कहा गाड़ी की फोटो बनाई जिसके पीछे लिखा होता दास्तान नंबर नहीं था। अच्छा। और वो ट्रैफिक पुलिस से गुजर रही थी, कैमरों से गुजर रही थी, मैं उसके पीछे पीछे था। अब उसका तो कोई चालान नहीं होगा। एक वो LEC 5767 शायद नंबर है उसका। खुदा दा खौफ खाओ, तुसी तो लोग दे चलान कराओ। नहीं, उसने पता क्या ड्रामा किया होता, उसने काली नंबर प्लेट के ऊपर, हाँ नंबर जरूर बताना था आपने, क्यों बेचारे का चलान करा। 5767 नंबर है LEC, उसका जेर भी नहीं है। मैं कह रही हूँ नंबर जरूर बताना था, फिर बता। अच्छा, काली नंबर प्लेट के ऊपर उसने सरकारी वो बनाया हुआ लोगो। अच्छा, किसने इजाजत दी तुम्हें भाई ये काली नंबर प्लेट के ऊपर सरकारी लोगो? मैं तो ग्रीन नंबर प्लेट्स के भी खिलाफ हूँ। आपके जितने अफसरान हैं, उनके जितने ड्राइवर हैं, वो पता नहीं ग्रेड 5 के हैं, 7 के हैं, 9 के हैं,
वो अफसर से बड़े अफसर हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक खराब वो करते हैं, सबसे ज़्यादा हारन वो देते हैं, सबसे ज़्यादा झगड़ा वो करते हैं। क्यों? उनके नंबर सबज प्लेट लगी है। क्यों लगी है भाई? क्या वजह है? आप उनके चलान क्यों नहीं करते? साई साहब से सवाल कर लें फिर। साई साहब से करे कि सेफ सिटी कहाँ कैमरे हैं, साई साहब सेफ सिटी पुलिस क्या कर रही है? सेफ सिटी जिनकी नंबर प्लेट्स दुरुस्त हैं, ठीक है, वो फिर दास्तान लगा लें कोई भी, क्योंकि आपके पास अगर नंबर प्लेट दुरुस्त है, आप फॉलो कर रहे हैं कवानीन को, आपको चालान ठक आ जाना है, आप नहीं पे करेंगे आपकी गाड़ी बंद हो जानी है, क्या करें फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना देखें हाजी साहब की बातें बिल्कुल परेशान होकर सुन रहे हैं। नहीं, मैं हाजी साहब की बातें उत्ते लग रहे हैं। नहीं, मैं हाजी साहब की बातें सुन रहा था। आमिर भाई की बातें बिल्कुल ठीक हैं कि देखें गवर्नमेंट ने तरमीम की हैं मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में, तब जब बना होगा तो उस तरह के हालात होंगे, फिर बड़े मामूली से फाइन से। मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा आमिर भाई का। आमिर भाई ने जितनी वो गाड़ियाँ देखी होंगी ना, उनके ई चलान हुए होंगे। सरकारी गाड़ियों की आप बात करते हैं तो मैं कोई तर्जमानी नहीं कर रहा ट्रैफिक पुलिस की, 600 सरकारी गाड़ियों, वो सीटीओ साहब ने भी सर मुझे बताया सुन तो लेना, सुन तो ले, अब मौका तो दें। 600 सरकारी गाड़ियों से पेंडिंग जो ई चलान से वो लिए गए, तकरीबन 7,000 या 7,500 की फहरिस्त आज से 3 माह पहले सीटीओ की जानब से सरकारी गाड़ियों की जारी की गई जिनके ई चलान पेंडिंग थे, उनसे वसूल किए गए। रिसेंट दिनों में 2 एडिशनल आईजीज़ की मैंने खुद खबर दी है, एडिशनल आईजी साउथ और एडिशनल आईजी एलीट की गाड़ियों से ई चलान वसूल किए गए। तकरीबन 10 FIR। सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जिसने दास्तान लिखा उसको कहा जाएगा चलान? सिर्फ ये पूछ दे इनसे। साई साहब, ये मैंने सारी बातें सीटीओ साहब की सुनी थी, इतनी लंबी, प्लीज मुझे ना बताइए साई साहब। मैं ये सारी चीजें सीटीओ साहब प्रॉमिस बता के फैक्ट्स पे बात तो करने देना जी। अब जो जिसने दास्तान लिखा है, पीछे लिखा है, हो सकता है उसकी अगली नंबर प्लेट लगी हो, नहीं वो भी नहीं लगी, दास्तान ही लिखा होता। चले अल्लाह करे वो पकड़ी जाएगी। दुखी दास्तान। अब मसला ये है कि जब ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद कर रही है, वो दिखा रही है आयशा दास्तान। हाँ, नहीं ये तो बस है, धुआं छोड़ दी गाड़ी, वो जो धुआं छोड़ती है। नहीं, इसको चलान हुआ होगा, क्यों इसका चलान लाजमी। अच्छा, मैं तो डरती अब वीडियो भी नहीं बनाती आमिर भाई, उसी हिम्मत की थी एमी चलान हो या नहीं, मैं आपको ये सुने ना जी, ट्रैफिक पुलिस जब कवानीन पर अमल दरामद करवाती है तो फिर आप कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं उनका कैरियर खराब हो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, FIR नहीं होनी चाहिए सर, ये बस बच्चा नहीं। लेकिन जब बच्चे को आप एक बस की बात करिए, जब सड़क पे रोजाना बच्चे आते हैं, फिर आप यहाँ पे बैठ के कहते हैं जी कि वो अब मैं आपको फैक्ट से बात करूँ, आपके साल में 4,000 लोगों की कीमती जानें जाती हैं फैटल एक्सीडेंट्स में, और उसमें कम उम्र बच्चों का पता कितना हाथ होता है, जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो तकरीबन 380 से 90 साई साहब, जो कम उम्र बच्चों ने। साई साहब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे भाई, ये जो नंबर प्लेट्स टूटी हुई है मोटरसाइकिल्स की, ये जो चिंगची रक्षे हैं, इनके चलान कौन कर रहा है और कहाँ जा रहे हैं? इनके चलान भी इनके घरों में आ रहे हैं। कैसे? दास्तान लिखा हुआ तो मुझे बता दें, इसका चलान किसके घर? ये एक गाड़ी की दूसरा मिसाल दे, एक गाड़ी का मैंने तस्वीर बना ली ना, आप ये देखिए, जो टूटी हुई नंबर प्लेट्स हैं उनके चलान कहाँ जाएंगे? चले मुझे समझा दें। कल मैंने एक गाड़ी देखी, मैं उसका नंबर बता देता हूँ आपको, 4397 का 4 उसने मिटाया हुआ, 4 के ऊपर उसने वो रेगमाल से उसको खत्म किया होता, लेकिन वो 4 का निशान बाकी था। इसका चलान किसके घर पे जाएगा? इसका चलान वो जिम्मेदार ठहरा नहीं रहे हैं। नहीं, वो है सेफ सिटी को और सिटी ट्रैफिक पुलिस को। आप लोगों के धड़ाधड़ बताई जाए नंबर, मतलब आप जान छोड़ दे लोगों की। पहले लोग इतने परेशान हुए हैं। साहिबा, इसमें मैं कोई तर्जमानी नहीं कर रहा। आप देखें कि जब ट्रैफिक पुलिस का अमल दरामद कराती है, फिर आप सड़कों पे आ जाते हैं। कौन है सर? ये गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले। गुड्स ट्रांसपोर्ट तो वो तो देखो, वो तो आई गलत नहीं किया ना वापस। आज की खबर है कि नहीं, अब हुआ क्या उसमें आपको पता है उनको सबसे ज्यादा तकलीफ क्या है? एक इसमें शिक रखी गई है, DIG ट्रैफिक पंजाब की जानब से एक तरमीम के लिए बना के भेजा गया था। ये पिछले हफ्ते उसमें मीटिंग हुई है, जिसमें कहा गया था कि अगर ये कमर्शियल ट्रांसपोर्टर्स की गलती से किसी भी कीमती जान का ज़या होता है तो दैयत 95 लाख रुपया देना पड़ेगी। इस पे इनको मौत पड़ी है। और चलान तो जुर्माने तो चले, वो तो वापस नहीं होने। वो कहते हैं कि ये शर्त आप वापस लें। अच्छा, मेरा एक सवाल है, हम जरूर ये सवाल रखेंगे सीटीओ साहब से कि ट्रैफिक मामला दुरुस्त अभी भी नहीं हुए, वजूहात इसकी क्या है वो हमें समझा दे, क्योंकि बहुत ज्यादा मसाइल है मेन शाहराहों पे, तो बहुत ज्यादा। वादत रोड का जिक्र आपने किया, मुल्तान रोड का मैं कर देती हूँ, स्कीम मोड़ का मैं कर देती हूँ। मैं आपको बताता हूँ, क्रीम ब्लॉक वाला इशारा जो है
15 दफा बंद होता है। दैट इज माय पॉइंट। मैं कल वहां से लेकर जिना हॉस्पिटल तक लाइनें हैं। मुझे बताएं कौन सी ट्रैफिक मैनेजमेंट मैं वही भाई उसमें एक और फिर वही पहले आप खुद ही बात कर रहे थे, खुद ही बात की और नेगेट कर रहे हैं। आपने कहा जी कि आपके पास आपको पता है गाड़ियां और मोटरसाइकिलें कितनी है पंजाब में? हाँ मुझे पता है 42 लाख है लाहौर में सिर्फ। 42 लाख आप लाहौर में नहीं है, ज्यादा है। 2 करोड़ बाहर से भी आती है। 2 करोड़ 45 से 50 लाख के करीब गाड़ियों और बाइक भाई साहब इसका कोई तो हल निकालना है ना। तो ये ट्रैफिक पुलिस ने थोड़ा निकालना है, ये तो आपने सड़कें बना के देनी है तो फिर ट्रैफिक पुलिस ने करना है ना। ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार तो है। एक सड़क पे बताऊं बाकी के डिस्कशन इस चेयर पे कैपेसिटी है एक बंदे की, आप 10 बंदों को बिठा देंगे फिर हम ना एक सेशन ऐसा रखते हैं। मैं अपनी प्रोड्यूसर साहिबा से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि तकरीबन कोई 10 मिनट ना हर रोज ट्रैफिक मामलात को डिस्कस करें और हम ना लोगों की कॉल्स भी लें, उनका एक्सपीरियंस आपने और लोगों को ये भी कहें कि आपको। और मेरा वैसे मशवरा ये है कि एक टॉक शो रखें जिसमें आप सीटीओ को भी बुलाएं, रोड वालों को भी बुलाएं, इशारों वालों को भी बुलाएं, जिसके इशारे हैं टूटे हुए हैं हम उसकी भी बात करें, और हम आम आवाम को भी बुलाएं। कोई 10-15 आम आवाम के लोग बुलाएं जिनको रोज का मसला है। अभी आप ये बात तब जाकर ये एक शो अरेंज करें और इस शो की तरह साइज आपको बुला लें। अभी हाजी साहब कह रहे थे कि इन्होंने सिग्नल बंद करके आगे यू टर्न दिया। भाई सिग्नल तब ही बंद करते हैं जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर आपके सिग्नल पे आपको 5 से 6 दफा वो सिग्नल बंद देखना पड़ता है। वो अच्छा वो सिग्नल वो कैपेसिटी आप सुने ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि वहाँ पे ओवरहेड बनाए, अंडरपास बनाए। ट्रैफिक पुलिस को तो जो हाल नजर आ रहा है तो ट्रैफिक पुलिस रिक्वेजिशन दे, रिक्वेजिशन दी हुई है भाई, मसला इस चीज का पूरे पंजाब में दी हुई है। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ जाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अभी हम जी आ रहे हैं अपनी खबर की तरफ। पुलिस को तालीमी इदारों में फर्जी मशकों की हिदायत, वजीर आला का तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। अच्छा थोड़े से लोग परेशान हो जाते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया। साहिब साहब क्यों ये डिसीजन लिया गया है ना? कल भी एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है आईजी पंजाब की, जिसमें उन्होंने पूरे पंजाब में सिक्योरिटी अलर्ट की है और उन्होंने कहा है कि जी हर तरह के कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए जाएं, सर्च ऑपरेशंस किए जाएं। ये रूटीन में भी पुलिस करती है। रात को मैं अपने वहाँ गढ़ी शव बाज़ार में बैठा हुआ था तो वहाँ पे भी पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशंस कर रही थी। अब मसला ये है कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का हमें ख़तरा है। इन ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। और आपको पता है कि एक सानहा हुआ था APS का दिसंबर में, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बड़े चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है और हर जगह को सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानब से तो जो इकदाम किए जा रही हैं वो तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो इस चीज़ को बड़ा बखूबी देख रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं, वज़ीर आला की जानब से भी डायरेक्शन दी गई है। स्कूल कॉलेजेस के बाहर आप देखें अच्छा, मैक्सिमम स्कूलों के बाहर मैंने देखा है कि उन्होंने कैमरे लगाए भी हुए हैं। मैक्सिमम अगर मैं मेरा ख्याल है ना लगे हों तो सरकारी स्कूलों के बाहर ही नहीं लगे होंगे। प्राइवेट स्कूल ऑलमोस्ट सबने स्कूलों के बाहर तो लगे होते हैं, चूंकि वहाँ पे पुलिस वाला एक जाता है तो वो लोग वैसे ही थ्रेट हो जाते हैं। और कोई भी, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्कूल चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके बाद जब एक भी सिपाही जाता है या SHO का मैसेज जाता है तो वो बेचारा उस पर अमल दरामद करता है, सिक्योरिटी गार्ड भी रखता है, कैमरे भी लगवाता है, वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता है। उसको पता है उसने काम करना है। वही फिर हाजी साहब वाली बात, अभी भी इतनी सख्त इन्फोर्समेंट होने के बावजूद मैं बहुत सारे अफसरान की गाड़ियों के काले शीशे देखता हूँ डेली। जो IG पंजाब ने कहा है कि आप काले शीशे उतारें, और जब तक आपकी गाड़ियों से नहीं उतरेंगे, भाई मुझे ये कोई कानून बता दें जिसमें लिखा हो कि IG की गाड़ी के काले शीशे हो सकते हैं और आम आवाम की गाड़ी के काले शीशे नहीं हो सकते। अगर एक बंदा जिसकी गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियाँ हैं, जैमर्स हैं, या कोई SP रैंक का बंदा है या SHO है, उसके साथ भी 2-4 गनमैन चल रहे हैं, उसको थ्रेट है, वो काले शीशे करके फिर रहा है, तो हम आम आवाम को भी फिर लगाने दें, इसमें क्या मसला है? तो मसला ये है कि फिर सरकारी स्कूलों के बाहर ही आपको ज़्यादा खदशा होगा। वहाँ पे जाके ज़रूर देखें। और वहाँ पे तो आपको पता है हमारे जैसे गरीब लोग ही पढ़ते हैं, अमीर लोगों के बच्चे तो वैसे ही प्राइवेट स्कूलों में और बड़े बड़े स्कूलों ऐसे ही। CM साहिबा कहती हैं घरों मार्केटों के कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म है। शहरी अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद मुस्बत सरगर्मियों पर नजर रखें। आमिर रजा खान साहब तो पहले से कह रहे थे कि घरों के कैमरे, अब CM साहिबा आपको देख सकेंगे। मेरे CM साहिबा जो है मुझे क्या देखेंगी, वो सबको देखें। आप सबसे पहले अपने घर का कैमरा कराएं, सबको देखें। मेरे कर ले आके, मेरे पास कैमरा मेरे लगे जी, बिल्कुल लगाए हैं।
और मैंने तो अपनी सोसाइटी की जनरल मीटिंग में भी ये आवाज़ उठाई थी कि आप भाई 3 करोड़ का 4 करोड़ का घर लेते 30,000 के कैमरे क्यों नहीं लगवाते? बिल्कुल सही। आपने 2-2 करोड़ रुपए की दुकान ली हुई है, आप 30,000 रुपए का कैमरा क्यों नहीं लगवाते हो? मसला तो ये है कि यहाँ पर पाबंदी लगाएं कि आपके हर घर में और हर दुकान पे कैमरा होगा। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जी हमारे गरीब आदमी पर बोझ आएगा, कोई बोझ नहीं है। मैंने आपको घरों की कीमतें बता दी। हाँ जी, ऐसे ही उनको कैमरे लगवाने में और उसको सेफ सिटी के साथ इंटीग्रेट कराने में क्या प्रॉब्लम है? क्या घरों के अंदर तो कैमरे नहीं है ना? मेरा बाहर गेट पे कैमरा है ना? नहीं, जो उनके एसओपी है, सॉरी, सेफ सिटीज के, उसमें ये किसी जगह पे लिखा कि आपकी प्रीमिसेस के अंदर वो देखेंगे। वो कहते हैं अगर आप जहाँ पे एक्सेस देंगे वो वाली वो जो कैमरा आप बताना चाहें देना चाहेंगे उसकी एक्सेस आप उसको कोड दे दें उसको। गली का कैमरा है लेट से, अगर हमारी गली में तमाम घरों में कैमरे लगे हुए तो मुझे बताएं मुजरिम बच के कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपके बहुत सारे केसेस जो है उसमें तामिर रजा खान साहब, थोड़ा सा अगर गली में आपके कैमरे लगा रहे हैं ना तो गलियों में लाइटें लगने की भी बहुत जरूरत है, उस तरफ भी रोशनी डाल दें। ये भी साथ ही चीजें आपका वरना तो सारे नेगेटिव पॉइंट। फिर चांद निकला वाला गाना भी लगता है। नहीं, ये जरूरी है ना। आप लाइट्स लगनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, क्यों नहीं तभी आपके कैमरे भी। इसमें सबसे अहम चीज जो है जिसको हम शायद भूल गए कि जितनी आपकी बस कंपनीज और ये गुड्स कंपनीज हैं उनके ड्राइवर रजिस्टर्ड हों। सबसे पहले तो ये कंपनीज ही कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हों। इनके जितने मुलाजमीन हैं उनको परमानेंट मुलाजम जो है कंसीडर किया जाए, ये दिहाड़ीदार ना हो। वो एक तरफ का सूटा लगाकर दूसरी गाड़ी में जाकर एक तरफ का रूट तय करके उसी नींद की हालत में दूसरे किसी अड्डे पर जाकर गाड़ी ना चला सकें। रजिस्टर्ड हो कि फलां कंपनी का ये ड्राइवर है, नाम नहीं मैं लेता किसी कंपनी का, इस कंपनी का ड्राइवर है और ये इसका बायोडाटा है। एक बात। दूसरी बात है स्कूल्स के तो अंदर भी कैमरे लगने चाहिए। बिल्कुल लगने चाहिए। आप बाहर की बात करें, सबसे ज्यादा जो हमारी नेग्लिजेंस है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की कैंटीन्स हैं, जहाँ पर बाहर से कुक लाए जाते हैं, बाहर से लोग लाए जाते हैं। अभी इन्होंने एपीएस का हवाला दे दिया तो एपीएस के जो सहूलतकार थे वो कैंटीन के अंदर ही थे। जी बिल्कुल ऐसे ही कैंटीन चला रहे थे वो एपीएस की। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। अब आपकी ब्लड से किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो कैंटीन का ठेकेदार है वो मुलाजिम कहाँ से लेके आया? वो कुक, वो बैरा, वो आइसक्रीम बनाने वाला, वो प्रॉपर जी स्कूल मैनेजमेंट भटूरे बेचने वाला, वो किसके पास रजिस्टर्ड है? इनके पास ना डाटा है, ना पुलिस के पास डाटा है इसका, ना स्कूल इंतजामिया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास डाटा है। मजे की बात यह है उसके पास डाटा है ठेकेदार का। ठेकेदार कोई उसका नाम ले ले, अकमल ले ले, इमरान ले ले, कोई ठेकेदार है उसका आप नाम ले लें, उसका डाटा है उनके पास। क्यों है? वैसे ही मुनवास आ गया। अच्छा, अकमल और इमरान का नाम लिया आपने ठेकेदारों, किसी ठेकेदार का नाम ले लें, लेकिन आप जो है जो उसके लिए मुलाजिम रखे हैं उनका कौन से? जो आपको पता है, चले पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं नाम ले लेता हूँ, उसके अंदर कितनी दुकानें हैं, बार्बर हैं, टक शॉप हैं, बहुत सारी बेशुमार दुकानें हैं। साहब आपको वहाँ नहीं करते रहे। इसी तरह तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में किसका डाटा पुलिस के पास है और किसका डाटा खुद यूनिवर्सिटी के पास। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि देखें स्कूल कॉलेजेस में पुलिस या कोई दीगर अदारे इसलिए नहीं जाते कि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, एक बुरा इम्पैक्ट जाता है, खौफ की अलामत बन जाते हैं। इसलिए ये खुद ही स्कूल जो मैनेजमेंट है उसको चाहिए कि ये काम करे। फिर तो ये लाजमी मलजूम कर देने चाहिए। मैंने प्राइवेट स्कूलों की बात की, साइड साहब ऑलमोस्ट अभी मैं अभी ट्रैफिक पे दोबारा आने लगा हूँ। मैं अभी एक डाटा देख रहा था, मैंने पहले जो आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मेरे साथ कुछ बड़े अफसरान की एक दिन डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा जी आपने आम आवाम को इतना डंडा दे दिया है, इतने बड़े बड़े चलान कर दिए हैं कि वो जो है वो इंतहाई परेशान है। तो मैंने कहा जी आप जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो क्यों नहीं उस पर बात करते? मैंने जो ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट देखी है उस पर लिखा हुआ है कि 1 से 2,000 बंदों के लिए कम से कम एक बस होनी चाहिए, और लाहौर में कम से कम आपको 7,500 बसेस ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए दरकार हैं। हमारे पास मैक्सिमम 100-150 है। आप क्यों हाईजैक करके बैठे हुए हैं गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट? आप 200 गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, 400 गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, आप क्यों नहीं पब्लिक प्राइवेट इस सेक्टर पे लेके जाते? आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके पास गाड़ियाँ आएंगी, आप पूरे पंजाब में क्यों नहीं? इससे चिंची खत्म होगी, इससे चिंची खत्म होगी। आप बसेस 150-200 मिलनी चाहिए ना। आपको 7500 गाड़ियाँ यहाँ पे दरकार हैं, आपके पास सिर्फ 150 से 200 बसेज हैं, उसको आप बड़ा दिखा रहे हैं।
आप इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पहले अपनी चीज़ें फैसिलिटेट तो करें ना लोगों बिल्कुल को। ऐसे ही है। चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं जी अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे जी। अगली खबर की तरफ आते हैं जी। ट्रांसपोर्टर्स की बात है, हड़ताल पर, ट्रांसपोर्ट धड़ों में तकसीम है जी। कानून पर अमल जारी रहेगा, मरियम नवाज शरीफ साहबा ये कहती हैं। रिव्यू कमेटी हुकूमती टीम के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेगी। नबील महमूद, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी नहीं हुआ, मरियम औरंगजेब साहिबा का ये कहना है। आमिर रजा खान साहब, देखिए ट्रांसपोर्टर तो मजलूम है, मैं ये समझता हूँ सारे मामले के अंदर। इनको हमें चाहिए कि आला अदलिया से लाइसेंस टू किल ले देना चाहिए कि ये जिसको चाहे, जिस गाड़ी को चाहे ये मोटरवे से नीचे फेंक लें, जितने लोगों को चाहे ये मर्डर कर दें। ना इनके पास लाइसेंस होए, ना इनके पास गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट होए, ना इनके पास अड्डों का में तजावज़ात होए, ना इनके पास मुलाजमीन रजिस्टर्ड होए, ना ये जो स्मगलिंग का सामान लेके आ रहे हैं वो हो, ना इनके पास जायज़ नाजायज़ असला हो, ना मंशियात हो। तो इनको जो है लाइसेंस टू किल दे देना चाहिए ताकि ये जो दिल करे करते रहें। यही ट्रांसपोर्टर्स का मेरी नज़र में ये ट्रांसपोर्टर का मुतमईन नज़र है। ये ज़्यादा किराया वसूल करें, ये बसों के अंदर हर त्यौहार में ये अंदर वो स्टूल और मूड़े रख के, जिन्होंने पंजाबी रख के सवारियां ढोन, ये छतों पे सवारियां बिठाएं, ये लटकाएं, ये स्कूल के बच्चों, मुझे आईजी की बात इतनी पसंद आई, आप जाकर स्कूल के बच्चों की वैगनें देखें, खुदा की कसम तरस आता उन बच्चों पे और उन वालिदैन पे जिनके बच्चे लटक के, बच्चे और बच्चियां लटक कर जा रहे होते हैं और बस्ते उनके बेचारों के छतों पे फेंके होते हैं। आप कभी ज़रा गुजरे स्कूल्स के करीब से तो हमें समझ आए कि रक्षों में किस तरह से बच्चे थोसे होते हैं। ये क्या चाहते हैं? मतलब ट्रांसपोर्टर ये चाहते हैं कि ये हर कानून से बाला हो जाए। मुझे कोई एक ट्रांसपोर्टर ला के दे, कहे जी मेरे पास ये लाइसेंस भी था, फिटनेस सर्टिफिकेट भी था, मेरे पास ये चीजें थी, आपने एक रिवाज ही नहीं बनाया। इसके पास नहीं रिवाज है, इसी तरह बनेगा ना, तो बनवाए ना, बन गया ना। अदालत ने कभी चेक ही नहीं करने की अदालत ने कोशिश फिर की। वापस कर दी ना पिटीशन, आपने तो कभी चेक ही नहीं करने की कोशिश कर दी ना, कर दी कोशिश। इस पर आप स्ट्रिक्ट हो जाएं। ये हड़ताल करते हैं, लोगों को भी जरा सब्र करना चाहिए, गैर जरूरी सफर से परहेज करें, ना करें सफर, जरूरी है तो वो चले कोई और चीज इस्तेमाल कर लें। बट इनकी गुंडागर्दी और बदमाशी के सामने गवर्नमेंट को नहीं झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए। ये ट्रांसपोर्टर लाइसेंस टू किल मांग रहे हैं आपके बच्चों का। ये कहते हैं ना हमारे पास लाइसेंस होएगा, हम लाइसेंस नहीं बनवाएंगे। साहिब साहब से पूछें कितने अड्डों पर कितने ड्राइवर हैं जिनके पास लाइसेंस होते हैं और कैसे वो ड्राइविंग करते हैं। कभी आप हाईवेज पर जाएं, चले मोटरवे। पिछले दिनों में एक वीडियो आई थी मोटरवे पे, कोई एक माह पहले दो तीन मोटरवे के जवान शहीद हो गए थे। वो ड्राइवर सो गया था, उसी के कैमरे से वो वीडियो ली गई थी, उसी बस के कैमरे से वो तवा सो गया था। मसला ये है कि आज जिस नहज पे फाइन्स आ गए हैं, FIRs हो रही हैं, गाड़ियाँ इम्पाउंड हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल यही लोग जिम्मेदार हैं। आज जो शोर मचा रहे हैं ना कि आपने ये क्यों किया, भाई आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करते, आप शहर में ना इस तरह के एक्सीडेंट्स करते जिससे CM इतनी नाराज़ होती, फिर ट्रैफिक पुलिस की ना समरी जाती, ना इतने फाइन्स बढ़ते, आपके वही रहते 500,000। ये सारा किया जा तो ये सब हुआ तो फायदा तो होगा, अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से नहीं फायदा हो रहा है। फायदा एक चीज मैं आपको बताऊं, लाइसेंस डेली 1,15,20,000 बन रहे हैं, चाहे उसमें अच्छी चीज है। चलो वही मैंने कहा फायदा हो तो फिर तो समझ आती है। एक्सीडेंट्स जो है वो आपके कम हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आपको जुर्माने बड़े हो रहे हैं। आपकी उस तरह की ट्रैफिक जो डेली आ जाती थी रोड्स पे ओवरलोडिंग करके, वो अब कंट्रोल है पिछले 10 ड्राइवर से ड्यूटी चार्ट बने, 8 घंटे की ड्यूटी होगी। बिल्कुल ठीक है जी। खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से। और हमारे जी अगली खबर की तरफ, अगली खबर हमारे पास है जी, PSL बैनुल अक़वामी ब्रांड बनकर उभर रहा है, इसे दुनिया की बड़ी T20 लीग बनाएंगे, ऐसा कहते हैं चेयरमैन PCB मोहसिन रजा नकवी साहब। आमिर रजा खान साहब, ये बल्कि बन गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये PSL जो है ये आपके IPL को देखे ना, लोग IPL मोइन अली ने वो IPL छोड़कर PSL को ज्वाइन किया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ब्रांड जिस पर इंडियन बहुत फख्र किया करते थे, असल में वहाँ पे तो लीगली वहाँ पर
बैटिंग और जुआ होता है। अब लोगों को समझ भी आ गई उसकी कि आईपीएल में क्या होता है। जब हम ये बोलते थे कि आईपीएल में सब के सब मैचेस फिक्स होते हैं, लोग उस वक्त बड़े शौक से देख रहे होते थे, फलां ने गेल ने इतने स्कोर कर दिया, फलां ने इतना कर दिया। लोग अपने मुल्क की टीमें छोड़कर आईपीएल खेल रहे थे। आज हालत ये है कि आईपीएल छोड़कर लोग दूसरी लीग्स में जा रहे हैं और खासकर पीएसएल जो है वो मुतमईन नजर है। आपको पता है कि पीएसएल ने पिछली पीएसएल में जो कि 10th एडिशन था उसमें रिकॉर्ड कायम किया है व्यूअरशिप का, और ये व्यूअरशिप ना सिर्फ स्टेडियम्स का रिकॉर्ड था बल्कि जो लोगों ने नेट पर और टेलीविज़न पर मैचेस देखे, उसकी वजह ये थी कि यह इसको बड़ा नीट एंड क्लीन रखा गया हुआ है और लोगों का इंटरेस्ट जो है कायम रहता है। ये बड़ा अच्छा किया है जो लॉर्ड्स में रोड शो किया है और लोगों को बताया है। फिर इसके जो टीवी राइट्स हैं उनकी बिड जो है वो लीगल तरीके के साथ शफाफ अंदाज में की जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला कि इसको एक लिमिटेड कंपनी के तर्ज पर चलाया जाए ये और ज़्यादा बेहतर है। आने वाले दिनों में देखिएगा पीएसएल की डिमांड में, अभी तो 11वां एडिशन है, इसका 12वां और 13वां एडिशन देखिएगा, इससे भी बेहतर हो जाएगा और टीमों में इजाफा भी होने जा रहा है। तो ये क्रिकेट जो है दुनिया में, क्योंकि इसका एक कमर्शियल वैल्यू बन गई है और ये सिर्फ एक अखराजात नहीं है, कमाई का जरिया है डॉलर्स में, बहुत बड़ी कमाई है। ये आपको रेमिटेंस ला के देता है, डॉलर्स ला के देता है। तो ऐसे इदारे को, और जितना आपका सॉफ्ट इमेज जाएगा इससे, आपको याद है पाकिस्तान का गया ना सॉफ्ट इमेज, इंटरनेशनल क्रिकेट जब बैन हुई थी उसके बाद ये पीएसएल ही है जो कि जिससे बाहर हुई, नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे पहले एक मैच से आए, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए, फिर मुकम्मल पर आए, लेकिन इसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी बहाल कराई है। तो मैं ये समझता हूँ ये 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। दूसरा, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में जो है स्टेडियम बनाने का बात जो की गई है ये बड़ा ज़रूरी है और इस तरह के स्टेडियम्स अच्छे वेल लोकेटेड, मुझे पता है ग्वादर में जो स्टेडियम बना है वो दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन स्टेडियम में से एक स्टेडियम है। इसी तरह का जब जो भी नया स्टेडियम बनेगा, कदाफी स्टेडियम भी अब खूबसूरत स्टेडियम है, लेकिन जो नया स्टेडियम बनेगा फिर आप नए विजन के साथ बनाते हैं। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि आने वाले 10, 20, 25 साल में कितनी पार्किंग चाहिए होगी, कितने लोग चाहिए होंगे। यहाँ तो कंजस्टेड हो गया ना बहुत ज़्यादा, लेकिन आप स्टेडियम कजाफी स्टेडियम कमर्शियल एरिया में आ गया ना सारा। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी स्टेडियम्स बनाएं वहाँ पर 5 स्टार अकोमोडेशन फॉर टीम्स बना दें, लाजमी बनानी चाहिए। आपको ये होटल ट्रैवलिंग जो है ना इसको खत्म कर देना चाहिए। अगर हम खास तौर पे यहाँ पे आमिर भाई बन सकता है, यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस तो है, ले ली जगह बनना भी शुरू हो गया। हाँ, ले ली जगह, चलिए यहाँ वाला मसला तो हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अब क्योंकि नए स्टेडियम की आप कर रहे हैं तो आपको साथ ही 5 स्टार अकोमोडेशन की बात कर लेनी चाहिए। ये जो होटल से स्टेडियम तक की ट्रेवलिंग है और उसमें लोगों का जो टाइम वेस्ट होता है और जो सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है, सबसे जान छूट जाएगी और सेफ एंड साउंड मैच, वो जो आपको लाइट्स लगानी पड़ती हैं, और प्लेयर्स के लिए बड़ा इजी हो जाएगा जी, उनको भी जहाँ मर्जी जाएं आप स्टेडियम के अंदर जाके एक्सरसाइज करें, आप प्रैक्टिस करें, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। लेकिन एक जो है वो शिकायत मैंने भी करनी है चेयरमैन पीसीबी से। मेरे डस्के का स्टेडियम है, बहुत अच्छा होता था जब हम खेलते थे। अब वहाँ पे कोई पीसीबी का कोई बंदा है वहाँ पे, वो स्टेडियम के बुरे हालात हैं, वो बच्चों के बहुत जरूरी है। वो बच्चे मुझे कह रहे थे कि वो एक तो वो खुद हमें पिच तैयार करना पड़ती है, पैसे भी देते हैं, और स्टेडियम के बुरे हालात हैं, कोई उसकी सफाई नहीं करता। बंदा भी पहले एक रूटीन का बंदा था, अब प्रॉपर बंदा है। डस्के की मिसाल है, इसका मतलब है कि इर्द गिर्द के बाकी छोटे शहरों और उसी स्टेडियम से हमारी कौमी टीम में भी 2-3 प्लेयर गए, चाहे उन्होंने 2-2, 3-3 मैचेस खेले। बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो वो स्टेडियम जो आबाद होने चाहिए, अगर सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से खराब हो रहे हैं तो उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। दूसरा, जितनी पीएसएल की टीमें ज़्यादा बनेगी उतने प्लेयर्स को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। लोकल प्लेयर जो बेचारे रह जाते हैं, जब आपकी 6 टीमें होंगी या 8 टीमें होंगी या 10 टीमें होगी तो उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी और उसमें आपको ज़्यादा प्लेयर जो कई जगह पे रह जाते हैं, अगर उसको खेलने का मौका मिलेगा इस तरह की लीग्स में, तो हमारे मुल्क के बिल्कुल ऐसे ही है जी। चलें जी, अगली खबर है डीएचएस से सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोटेक्टेड यूटर्न्स का डिज़ाइन तैयार किया गया है। देखिए आमिर भाई, वो जो आप कह रहे थे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल ट्रैफिक से जुड़े, ये देखें काम हो तो रहा है। हाँ, डीएचए में अच्छी बात है, काम हो रहा है जी, नज़र आ रहा है डीएचए में। क्या किया जाए अब, हम तो क्या कहते हैं वहाँ पे भी ना करें, हम खामोश रह सकते हैं इस पर। जहाँ पर ज़रूरत है, आपने प्रोटेक्टेड यूटर्न्स की ज़रूरत थी
मुल्तान रोड पर जहाँ पर घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है नहीं बनाए? नहीं बना। हम क्या करें? ज़रूरत थी कलमा चौक पे और जो उससे आगे बरकत मार्केट वाले अंडरपासेस आपने नहीं बनाए, हम क्या करें? ये जो शॉर्टेस्ट वे टू मोटरवे है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, जो कि आपकी सारी ट्रैफिक को जो मोटरवे वाली है उसको बाबू साबू से और इससे जो ठोकर से और बंद रोड से उठाएगी सीधा, और वो ये सारी ट्रैफिक है, सिर्फ ये बता दूं ये डिफेंस की ट्रैफिक है, तब ये बन जाए शायद। ये भाई डिफेंस की ट्रैफिक जाएगी वहाँ से, तो बना दे। अब इस पर क्या, अब इस पर दुख का इजहार करना बनता है कि वहाँ पर सिर्फ काम होता है जहाँ पर चंद बाअसर लोग होते हैं। आपको सारी चीज़ें, मैं अक्सर रोता रहता हूँ, आपको नज़र आएगा लिबर्टी चौक में लगा हुआ फूड अथॉरिटी का कैंप, आपको उन इलाकों में नज़र नहीं आएगा जहाँ का असल मसला गरीब आदमी बेचारा पैसे भी दे रहा है और जाली दूध पी रहा है। वहाँ पे आपको फूड अथॉरिटी का कोई काम नज़र नहीं आएगा। लिबर्टी में क्योंकि एक वो ऐसी जगह है जहाँ पर एक अच्छा टिकटॉक बन सकता है। नहीं, वहाँ पे अफसरान को भी नजर आता है, बासर लोगों को भी नजर आता है कि वहाँ पे कैंप्स लगे तो आप जहाँ मर्जी बना लें भाई, जब तक आप शहर की ट्रैफिक में ही बेहतरी नहीं लाना चाहते, तो आप इस तरह की चीज़ें इस तरफ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ उस तरफ करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से वहाँ प्रोटेक्टेड, वहाँ पे ट्रैफिक का इतना मसला भी नहीं होता। वहाँ बुलेट ट्रेन चलाएं, वहीं पर आप जो चीज़ दिल करता है आप करें। वहाँ ट्रैफिक का मसला नहीं है, इतना मसला नहीं है जितना हमारे एरिया में है। अब जरा जाकर देखें उनकी रोड देखें और हमारी रोड देखें। वो आयशा कह रही बहुत शदीद मसला है। आयशा डिफेंस रहती है जी, तो रोड यूजर हैं। मैं तो जब भी ड्राइविंग करती है, मैं तो अभी गया था यहाँ महीने में 3-4 दफा या 5-10 दफा चक्कर लगता है। फेज 6 में गया था, यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे इंटरव्यूज करने के लिए, तो मुझे तो इतनी खुली रोड देखकर तो बड़ी खुशी हुई है। वो चीजें ऑर्गेनाइज, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक का लोड ऑर्गेनाइज चीजें हैं। वहाँ हैवी ट्रैफिक का लोड है भी नहीं, वहाँ कोई ही ट्रक अड्डे नहीं है, हाँ, वो वाला तो नहीं है ऑब्वियसली, ट्रक अड्डे नहीं है, कमर्शियल एरिया नहीं है, बस अड्डे नहीं है। मुझे बताएं वहाँ कमर्शियल व्हीकल्स है ही नहीं। नहीं, कमर्शियल तो है नहीं, लेकिन बट ये है कि ट्रैफिक तो फिर वहाँ कौन सा ट्रैफिक का लोड है? फिर वो यही है कि फिर आपकी अपनी मिसमैनेजमेंट होगी। लेकिन चले अच्छा है जहाँ भी बन रहा है, इस शहर में बन रहा है, वो बनने चाहिए ये चीजें। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है, मैंने टाइम ना कम हो जाए उसके तरफ चले जाते हैं। फिर जाएं कि नहीं जाएं जी? चलें जी, एक एक कमेंट ले लेते हैं। तोतों की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, मेरे बने या आईडी कार्ड बने, ये कौन से तोते? ये पैदाइश के टाइम होनी थी। हर एक का अपना अपना तोता है भाई, और ये कौन से तोते की रजिस्ट्रेशन होने जा रही है? इसमें लिखा भी है अलेक्जेंडेरियन, गुलाबी रंग, स्लेटी सर वाले, ब्लैसम, और ये जो शौक के लिए लोगों ने रखे हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन होगी और होनी चाहिए। आपने अगर पालतू आपने बिल्ली, कुत्ता, तोता, यहाँ लोगों ने शेर रखे हुए, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, क्या बातें कर रहे हैं? अब यहाँ रखे हुए हैं तो नहीं करवाई। मुझे याद है सब्जादार में एक खतून की जान। अच्छा, मसला पता क्या है? हाँ जी साहब, एक हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि ये तोते चिड़िया लोग घर रख लेते हैं। मसला पता क्या है? हम यहाँ पे पब्लिक से चाहते हैं कि 100% एक तो अवेयरनेस भी हो, दूसरा चीजें इंप्लीमेंट भी हो। हम दे क्या रहे हैं पब्लिक को ये कुछ नहीं पता। आप किसी रेस्टोरेंट पे, किसी शॉप पे 15 किस्म के आपने टैक्स लगाए हैं, उसकी बिजली खराब होती है, ठीक करवाने के लिए फिर पैसे देने पड़ते हैं। वासा का कोई इशू होता है ना, वो गटर खुलवाने के लिए फिर पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी फैसिलिटी लेने के लिए हमें ओवर चार्जिंग करना पड़ती है। जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपको वो सर्विस। चलिए, ये किसी और टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे बार बार वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी सेगमेंट्स की तरफ, और सेगमेंट्स में कल की बुर्दे लिस्ट क्योंकि हमारे से मिस हो चुकी थी, चीज़ें इस तरह से मैनेज करनी होती हैं कि आप प्रायोरिटी पे कुछ चीज़ें रखनी होती है, तो आज हमने फिर शामिल कर लिया जी। कल की बुर्दे लिस्ट की तरफ पहले आ रहे हैं अफनान आमिर, नौमान शाहिद, असद नवाज, आयशा शफीक, मोहम्मद बिन कामरान, मोहम्मद बिलाल इमरान, मलाइका काशिफ, मोहम्मद साउद अहमद, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में जी एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं जी। उसके बाद जी आ जाए मोहम्मद इबादुर रहमान की सालगिरह है, ये भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क में जीएम मार्केटिंग है जी, मार्केटिंग एंड सेल्स। मलिक सज्जाद नवीद, और इसके बाद जी अबू बकर खान, हुरलैन जुनैद, और इसके बाद जी मिरहा अलीहा, अब्दुल हादी, और इसके बाद जी नोमान जमान। आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सेगमेंट का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको बताने जी आज के भाव क्या हैं। हमारे रिपोर्टर तलहा मार्केट में मौजूद है, उनके पास चलेंगे जी। मुख्तलिफ बाजारों में ये रुख करते हैं ताकि मार्केट का ट्रेंड आपको हम बता सके। तो आज की रेट लिस्ट तलहा की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, सब्जियों की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां बेची जा रही है उसमें खासा फ़र्क आज भी बरकरार है। रेट लिस्ट के हवाले से बात करूं, जो सरकार ने रेट लिस्ट जारी की है उसमें दर्जा अव्वल का कच्चा नया आलू 60 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन फ़ी किलो ये आलू 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। उसके बाद अदरक है थाईलैंड का, चाइना का, वो 290 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन 300 से लेकर 400 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसके बाद दीगर सब्जियाँ हैं जिनमें प्याज है वो 100 की बजाय 120 रुपये है। टमाटर है जिसकी कीमत दर्जा अव्वल की 65 रुपये है, मगर 80 रुपये से 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां हैं, बंद गोभी है वो 135 रुपये बिकनी चाहिए, लेकिन उसमें भी इजाफा करके तकरीबन 180 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। उसके बाद दीगर सब्जियां हैं, शिमला मिर्च है वो 145 रुपये फ़ी किलो बिकनी चाहिए, लेकिन इसमें भी इजाफा किया गया है और तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। सब्ज़ मिर्च है वो 100 रुपये फ़ी किलो बिकनी चाहिए, लेकिन वो भी 130 रुपये है। दीगर सब्जियों की बात करें तो गाजर जो देसी है वो 80 रुपये फ़ी किलो बिकनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। उसके बाद जो गाजर है चाइना की वो 185 रुपये की बजाय 200 रुपये। और इसी तरह दीगर सब्जियां हैं जिनमें मटर है, मटर 130 की बजाय 150 रुपये और तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो तक भी बेचे जा रहे हैं। लीमू की सरकारी कीमत में इजाफा किया गया है। करेला 70 रुपये है, लेकिन वो भी तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। शलजम जो है 25 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन वो भी 40 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रही है। ये तमाम सब्जियों की कीमतें मैंने दर्जा अव्वल की बताई हैं जिनमें इजाफा किया गया है। दर्जा दोम की सब्जियां भी महंगी हैं। इसी तरह शहरियों की जानिब से अपील की जाती है कि सरकारी नरफनामे का इतलाक़ ओपन मार्केट में करवाया जाए ताकि जो शहरी हैं वो सस्ती सब्ज़ी हासिल कर सकें। लेकिन दूसरी जानिब सब्ज़ी फ़रोश और दुकानदार हज़रात की जानिब से भी शिकवा किया जाता है कि मंडियों में जब ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर महंगी सब्ज़ी मिलती है और सरकारी रेट लिस्ट की रेट पर मंडियों से भी जो कि सब्ज़ी नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें जो महंगी है सब्ज़ी वो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद थे और रेट लिस्ट हमें बता रहे थे। आज की बर्थडे लिस्ट है मोहम्मद अजलान खान, मोहम्मद जाहिद, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में टेक्नीशियन है। इसके बाद जी उमर मोइन जो कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क में डिप्टी GM सेल्स हैं। इसके बाद जी हरीम फातिमा की सालगिरह है, उमेर शाह की सालगिरह है, मोहम्मद अजलान खान की सालगिरह है और इसके बाद जी सगीर गुज्जर की सालगिरह है और डॉक्टर जुमेरा इकबाल। आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अभी हमने जाना है जी जलानी पार्क रेसकोर्स पार्क में लगी गुले दाऊदी की नुमाइश की तरफ। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। अच्छा, फूलों के साथ साथ रोशनियां जो हैं वो रात के टाइम अगर आप देखें तो एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही हैं। मौसम भी इतना ज़बरदस्त है और इसके साथ साथ अच्छा वहाँ पर लोग जो ज़्यादा इंजॉय करें स्नोफॉल की जो इस दफ़ा एडिशन की गई है। तो हम चलते हैं जी अपनी रिपोर्टर की तरफ, दिन के टाइम के नज़ारे वो हमें दिखा रही हैं। जी बताइए अफशा, क्या सूरत हाल है? जो लोग आ रहे हैं कैसे इंजॉय कर रहे हैं? अभी तो धूप का टाइम होता है, लोग वहाँ पर बैठ के इंजॉय भी करते होंगे। पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ से भी स्टूडेंट्स आते होंगे जी पिक्चर्स वगैरह बनाने। क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, रंगों और खुशबुओं की बहार जलानी पार्क में आई हुई है और ये गुले दाऊदी की नुमाइश यहाँ पे ज़ोर शोर से जारी है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है और महसूस हो रही है रंगों से और खुशबुओं से। मेरे साथ लड़कियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताओ कौन सा फूल यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है? पर्पल वंस वो जो वहाँ पर है ना, वो बहुत अच्छे हैं। पर्पल वन बहुत अच्छे हैं। और क्या डिफरेंट देखा है फूलों के अलावा जो डेकोरेशन हुई हुई है उसके हवाले से? लास्ट टाइम हम आए थे तो वहाँ वो भी बहुत अच्छा था, उन्होंने फोटो बूथ का एक पूरा सेटअप किया हुआ था, लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है जो इन्होंने बग्गियाँ यहाँ पर सजा के रखी हुई है ना, वो एक बहुत क्लासिक लुक दे रहा है इधर। उसको तो बग्गियाँ बहुत पसंद आई हैं। आप बताओ आपका फेवरेट मॉडल क्यों कौन सा? इस दफ़ा तो इन्होंने ये स्नो का भी एलिमेंट इसके अंदर डाला है। तो हाँ, वो जो वुडन हाउस उन्होंने डेकोर किया है एंड जो पोलर बियर्स वहाँ पे हैं वो बहुत एक अच्छा दिसंबर वाइब दे रहे हैं और जो फ्लावर्स हैं वो हमें एक रिफ्रेश वाइब दे रहे हैं एज कम्पेयर टू द ड्राई वाइब जिसमें हम अभी चल रहे हैं। तो इट्स अ गुड एक्टिविटी, रिफ्रेशिंग है, आना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और ऑफिस वगैरह हैं, तो अगर एक छोटी ब्रेक आपको मिलती है यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करने को मिलता है तो क्यों नहीं, वाई नॉट। एक अच्छी एक्टिविटी और हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बिल्कुल, उनको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और कह रहे हैं सबको आना चाहिए। आप मुझे बताओ कि गुले दाऊदी की ये नुमाइश है, इतने सारे लोग इसे देखने आ रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाहोगी कि बहुत नाजुक होते हैं फूल तो इन्हें देखते हुए भी एहतियात की जाए? मैं यही कहूँगी कि बिकॉज़ ये सबके लिए बनाया गया है कि सारे आके देखें, उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन एट द सेम टाइम ख्याल भी रखना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ देखा है बच्चे जो होते हैं वो फूल वगैरह तोड़ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ख्याल करना चाहिए कि वो बच्चों को समझाएं कि ये देखने के लिए एक एग्जीबिशन है तो इसको टच वगैरह नहीं करना चाहिए और इस तरह से प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, उनका कहना है कि इसको डैमेज ना किया जाए, हमारे लिए सजाया गया है तो अपने लिए इसको बरकरार रखें और अच्छे तरीके से इस नुमाइश को एंजॉय करें और बाकी सबको भी करने दिया जाए। और 15 तारीख तक ये एग्जीबिशन यहाँ पे जारी रहेगी। लाहौरियों को ज़रूर जाना चाहिए जी। दिन में भी आप जा सकते हैं, रात के टाइम भी जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। जाएं ज़रूर, पिक्चर्स ज़रूर बनाएं, लेकिन कहीं चीज़ों को ख़राब मत करें जी। बहुत मेहनत की हुई है मालियों ने, तो बहुत सारे लोगों ने भी आना है, तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन वहाँ पर सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखें। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। हर घर में नहीं, सॉरी, बहुत सारे घरों में बच्चों की पैदाइश हो रही है जी। नौमौलूद बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इफ़ यू आर मदर फॉर फर्स्ट टाइम, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक रखना चाहिए। तो हम वैसे तो बड़े ब्लेस्ड हैं, हमारे पास हमारी माएँ हैं, नानियाँ हैं जो कि हमें गाइड करती रहती हैं, सो उनकी बातें होती भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, आप बड़ों का एक्सपीरियंस ज़रूर लें, बट इसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी हमें ऐड करनी है। आजकल के बच्चे हैं ना, ये वो वाले बच्चे नहीं जिनको हमारी माएँ कहती हैं अच्छा जी बच्चे तो सोए रहते थे। नहीं जी, अब बच्चे थोड़े डिफरेंट बच्चे हैं, अब बच्चे थोड़े नए बच्चे हैं, नए पैदा होने वाले बच्चे, नौमौलूद बच्चे जो दिसंबर में पैदा हो रहे हैं, जनवरी में पैदा, क्योंकि सर्दी शदीद होती है ना, सो कुछ बच्चे जो होते हैं वो पैदा होते ही छींके मार रहे होते हैं, फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं। अब क्या करना है, इतने बच्चे को तो आपको दवाई कोई नहीं देनी है, और अगर मुसलसल बच्चे के साथ ये सिम्टम्स चल रहे हैं तो क्या करें, बच्चे को नहलाएं ना, उसकी लेयरिंग कितनी होनी चाहिए, कवर कैसे रखना चाहिए। अब ऐसे में बहुत सारे लोग जो है ना वो आसपास से क्या कहना शुरू कर देते हैं, बच्चे को शहद दे दो। कुछ माहिरीन कहते हैं शहद बिल्कुल नहीं देना, फिर बच्चे को देसी घी और गुड़ दे दो, बच्चे का गला भी ठीक हो जाएगा। बहुत सारी अब ये अब आई डोंट नो कि कितना देना है, किस मिकदार में देना है। नौमौलूद बच्चे को जो 1, 2, 3, 4 दिन का बच्चा, उसको ये आप चीज़ें दे भी सकते हैं या नहीं। कहवा, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा फीडर में बना के थोड़ा सा कहवा दे दे। कौन सा कहवा देना है? अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को कुछ चेस्ट प्रॉब्लम हो रही है, छोटा सा बच्चा है, डॉक्टर के पास लेके भी जाए तो डॉक्टर दवाई कोई नहीं देता। अब इतने बच्चे को संभालना, बच्चा अगर मुसलसल रो रहा है तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चों के साथ कॉलिक इशू भी हो जाता है, तो आज हम आपको वो भी बताएंगे
कि इन केस बच्चे को अगर कॉलिक इशू हो रहा है, नॉर्मली होता है कि नई माओ को कहा जाता है अच्छा खाने पीने में भी आपने कोई कोताही नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड पे हैं, माँ जो कोताही करेगी बच्चे को भी खाने पीने में प्रॉब्लम होगी। सो आज का हमारा ये टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे कि बच्चों को आपने संभालना कैसे है, न्यू बॉर्न खास तौर पे, तो उसकी एहतियात आपने कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। अगर शदीद सर्दी है और बच्चे को कुछ सर्दी वाले सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं, रूनुमा हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है। चीजें कुछ आपके साथ हम यहाँ पे बनाना भी आपको सिखाएंगे। नईमा आपा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। यादें तो नहीं ताजा हो गई वो वाली? बड़ी यादें ताजा। आप जैसे जैसे बता रही हूँ मैं बताती हूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं आपने सारा रिवर्स किया है कि हमने किस किस तरीके से किया अगर था। मैं तो एक्चुअली मैं आपको अपनी फर्स्ट वाला वो सीन बताऊं, जब मेरी बेटी ज्यादा रोती थी मैं खुद भी रोना शुरू हो जाती थी। Honestly speaking, मैं खुद रोती थी मेरी अम्मी यही बताती थी, बच्चे रोते थे हम खुद रोना शुरू हो जाते थे। समझ नहीं ना आती कि बच्चा मतलब, और आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, दिल दुखता है बच्चा जब रो रहा होता है ना, एक्चुअली माँ का दिल दुखता है कि क्यों रो रहा है। तो सर्दियों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं कैसे संभालने आपा उनको? हाँ, तो वो ऐसे है कि देखें, जिस तरह आपने बात की ना कि जो बच्चे अभी जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एक्चुअली नवंबर, दिसंबर, जनवरी से मुराद पता है क्या है? जिन बच्चों की पहली सर्दी है। हाँ। ये एक हकीकत है। और एक बात हम बचपन से सुन रहे हैं, बच्चे को पहली सर्दी लग गई तो लग गई, फिर बच्चा सारी जिंदगी बीमार रहेगा। पहली सर्दी से बच गया तो इंशाल्लाह बच गया। हाँ। ये भी साथ में ही है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी तो आपने पहली सर्दी से बचाना है, पहली सर्दी लगने से बचाना है, पहली सर्दी से नहीं बचाना, उसको ठंड ना लगे वो बचाना है। उसकी बहुत ही छोटी छोटी एहतियात है। जैसे आपने बात स्टार्ट की है ना कि 1-2 दिन का बच्चा हो, लेट से उसको अगर कोई प्रॉब्लम, देखो ओब्वियसली वो तो डॉक्टर के पास ही जाएगा, उसके ऊपर खुदारा आप टोटके ना कीजिएगा, ठीक है। टोटकों में बस ये है कि कोई एक फर्स्ट एड मैं बता देती हूँ कि आपने ये करना है कि जैतून का जो तेल होता है उसको नीम गर्म करके आप उसका मसाज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कोई आपने खिलाने वाला नहीं करना। ये सबसे रिक्वेस्ट है, आप फौरन से पहले बच्चे को डॉक्टर के, बच्चों का जो डॉक्टर उसके पास लेके जाएं, ठीक है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। बाकी कुछ एहतियातें हैं जिस तरह हम बताते हैं, जिस तरह हमारे भी बच्चे थे, हम बच्चे थे, अब आप आगे हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, वो सब देखें। फर्स्ट पहली जो माएँ, पहली जो सर्दी है, उसमें एक तो आपने इन्वायरमेंट का बहुत ख्याल रखना है कि हीटर लगा के रखें, हीटर लगा के रखें कमरे में, बस इस तरह नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो। और ये कि बच्चे आदत ही हो जाती है एक्सपोज बाहर कहीं करें तो फिर वो फौरन से वो बीमार, एग्जैक्ट आपने सही लफ्ज पकड़ा है बिल्कुल। कि बच्चों को ना कुछ लोग क्या करते हैं, इतनी एहतियात करते हुए मैंने देखा है, अगर बाहर मार्केट में गए तो गाड़ी का हीटर चला के रखना है, ठीक है, और मार्केट में वहां लेके जाना है उस शॉप में जहां हीटर चल रहा है। इसी तरह फिर वो गर्मियों में तंग होते हैं कि नहीं बच्चा एसी के बगैर नहीं रह सकता है, या बच्चे को अब थोड़ा सा बाहर निकाले फौरन से उसके स्नेजिंग या ठंड या एकदम से, जिसको कहते हैं ना हमारी जुबान में कि एकदम से हवा लग गई है, वो हवा लग जाती है। इसका सबसे बेहतरीन जो है कि जिस तरह आप जो पहन रहे हैं ना स्वेटर, बच्चे को सिर्फ एक लेयर उससे ज्यादा रखें, बहुत ज्यादा उसको पैकअप करके। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया। हाँ जी, ये देखिए ये कुछ समझने की बातें हैं, ठीक है। सिर्फ एक लेयर ज्यादा रखें। बच्चे को वो जो बना लेते हैं ना पोलन बियर जो बना लेते हैं, वो ठीक नहीं होता। आई थिंक वो बिल्कुल, मुझे कतई, मैंने ना कभी बनाया है इतना, ठीक है, और ना कभी हमने मैं बनाती थी, ठीक है, बड़े वाले को ज्यादा बनाती थी, उसको ज्यादा ही ठंड लगती थी। तो उसके बाद जो छोटे बच्चे थे ना उनको मैंने इतना नहीं किया, वो माशाल्लाह अब वो देखिए वो यूज्ड हो गए। तो इसलिए मैं हम अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहे हैं कि जो पहली माएँ हैं तो वो बता दिया ना कि सिर्फ एक लेयर ज्यादा रखें और रूम का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखे, ताकि आपके बच्चे को ये आदत हो कि नॉर्मल टेम्परेचर में रहना। माँ को भी हवा लगे तो बच्चे को वो असरअंदाज करती है। अगला पॉइंट आपका यही था कि ये कहा जाता है कि माँ एहतियात करे, बिल्कुल एहतियात करे। माँ को सर्दी लग जाए तो बच्चे को भी लग जाती है। ये आपको एक एग्जांपल दूंगी ना मैं, देखिए जब बच्चा पेट में होता है तो वो खुराक कहाँ से ले रहा होता है, वो माँ से ही ले रहा होता है। जब बच्चा मदर फीड कर रहा है तो वो खुराक कहाँ से ले रहा है, वो माँ से ही ले रहा है। तो ठीक है, ये दो देखिए समझने की बात है, आप इस पॉइंट से समझेंगे, इसलिए मैंने ये पॉइंट रेज किया है कि जब नेवल के जरिए, बेली बटन के जरिए, ऑल के जरिए वो बच्चे को खुराक पूरी मिल रही होती है ना, तो फिर बच्चा मदर फीड ले रहा है, तो वो सारे असर है वो सारे उसी के अंदर जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है एहतियात करें, ठंड लगने से बचें, गर्म चीजें अगर आप खाएंगे, बच्चे को फीड करवाएंगे, बच्चे को फौरन मोशन लगेंगे, ठीक है। अगर आपको ठंड लग गई है, बच्चे को फौरन से देखेंगे आप हरा मोशन, जिसको हरा दस्त बोलते हैं ना, वो लगना शुरू हो जाएगा। ठंड की खास निशानी है ये। जिस वक्त हरा मोशन लग जाएगा तो आप लोगों ने बच्चों को कौन सी चीज देनी है वो इंशाल्लाह जब मैं अभी आपको डिस्प्ले करके ये सारा प्रैक्टिकल दिखाऊंगी वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। ये छोटी छोटी चंद एहतियातें हैं कि बच्चे को एक तो एक लेयर ज्यादा रखें, दूसरा ये है कि जैतून का जो तेल होता है ना, उसको नीम गर्म करके आप डेली बच्चे का मसाज करें, धूप पे
अगर धूप नहीं है लेट से, तो आप कमरे में बस नॉर्मल हीटर के सामने जरा सा हीटर करीब कर ले, जरा सा, क्योंकि उसके कपड़े आपने उतारने हैं ना, तो जरा सा हीटर करीब कर ले। और दूसरी बात यह कि बच्चे को ना आयरन करके कपड़े पहनाए, थोड़ा सा नीम गर्म सा हो, या हीटर के सामने सेक के कपड़े पहनाए, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी को एकदम से ठंडा ना लगे। नहलाने की भी कोई एहतियात होती है छोटे बच्चे को? गर्म पानी से आप आसानी से नहला सकते और हर रोज नहला सकते हैं? बिल्कुल, हर रोज नहलाएं, ठीक है। और देखिए नहाना तो ताजगी है ना, बच्चे को आदत डाले ना, बच्चा फ्रेश होता है, एकदम से सोता है, नींद अच्छी होती है उसकी। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म पानी होना चाहिए, नीम गर्म से नहलाएं कभी भी आप बच्चे को। मेरा जो मशवरा है ना, बच्चे को कम से कम 5 से 6 साल तक हमेशा गर्मी सर्दी नीम गर्म पानी से नहलाएं, इंशाल्लाह कभी भी बच्चा बीमार नहीं होगा। गर्मियों में भी नीम गर्म पानी से? हाँ, वो बच्चे एकदम से जो ठंडे पानी में जाते हैं ना, उससे आप देखिए कोई जरूरी तो नहीं नजला खांसी जुकाम सिर्फ सर्दियों में होता है, ये तो सर्दियों की तो एक आम अलामत है। खांसी नजला जुकाम गर्मियों में भी होता है। तो आप बॉडी को आदत डालें, जब आपकी बॉडी आदी हो जाएगी ना नीम गर्म पानी की, उन इलाकों में देखा गया खास तौर पे जो अरब ममालिक है, सऊदी अरब की मैं बात करूंगी क्योंकि हमारी फैमिली सारी सऊदी अरब में है, तो वो कहते हैं कि हमें ना आदत है नीम गर्म पानी से नहाने की, तो माशाल्लाह ना उनको खांसी, ना नजला, ना जुकाम, कुछ भी नहीं, तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है, वॉक करते हैं। देखिए लाइफस्टाइल तो होना चाहिए, बच्चे तो वॉक नहीं ना कर सकते, लेकिन बच्चों को हम ये तो एटलीस्ट दे सकते हैं ना कि आपने ये करना है कि नीम गर्म पानी से नहलाना। हाँ, एक और एहतियात मैं बता दूं, वो माएँ जो चाहती है ना कि हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो, बेटा है तो बड़ा होकर पहलवान बने, तगड़ा हो जाए, तो उनके लिए एक टोटका है मेरे पास, बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है, जो सुनेंगे सब समझ जाएंगे कि देसी घी जो होता है ना, देसी घी के अंदर आपने गंदम के दाने जलाने हैं। अच्छा। हाँ, रात को गंदम के दाने एक पाव घी, मिसाल के तौर पे 1 पाव घी ले लें, वो चल जाएगा आपका 2 महीने, ठीक है। आपने उसके अंदर 1 मुट्ठी भर गंदम के दाने डाल के रख दे, रख के और सुबह उनको जला दे। ऐसे हो जाए जैसे मेरा सूट है, ये मोबाइल है, ये मैंने उठा के दिखा दिया, इस तरह के बिल्कुल काले हो जाए, ठीक है। वो काले हो गए हैं तो आपने वो ये करना है कि सर से लेके पाँव के अंगूठे तक हर जोड़ में बच्चे की सही मालिश करें। अच्छा, अच्छे तरीके से मालिश करें उसकी, और बिल्कुल ना फिक्र करें कि बच्चा काला हो जाएगा, बच्चे का रंग खराब हो जाएगा, उसको धूप में डालें। धूप अगर निकल रही ना, ये वो एज है बच्चे की, जब आप बच्चे को धूप में डालेंगे। ये मेरे सामने मेरे रिलेटिव में है बच्चे, 2 बच्चे जो हैं वो बड़े ही नाजुक है उस भाई के, और एक बच्चा जो है जरा सांवला से लेकिन एक्टिव हेल्दी। आप धूप में बच्चे को ज्यादा देर लेटाएं तो यही तो मसला होता है कि बच्चा, हमें फिर डर लगता है बच्चे का रंग ना काला हो जाए। यही तो है ना, बच्चे का रंग काला नहीं, एक्चुअली बच्चा हेल्दी हो जाएगा, रंग तो साफ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो रंग का क्या था, रंग तो आनी जानी चीज है, रंग तो साफ हो जाएगा। रंग के टोटके बड़े हैं आपकी आपा के पास, बच्चे को जरा तंदुरुस्त और बड़ा होने दो। ये है कि ये एक खास टिप है, ठीक है। खास तौर पे नई माओं के लिए ये खास टिप है कि आप लोगों ने गंदम जले हुए घी की मालिश करनी है और बच्चे को धूप में खेलने दे 1-2 घंटे। आप देखेंगे वो उस बच्चे की इम्यूनिटी कितनी अच्छी होगी, उस बच्चे की आप देखिए, क्योंकि अगर आपको इम्यून सिस्टम शुरू से स्ट्रॉन्ग अगर आप बच्चे का कर देंगे, ठीक है, उसका विटामिन डी पूरा कर देंगे, जब आप तो बच्चा खेलेगा, बच्चा खुद बहुत तंदुरुस्त होगा। और आप धूप का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, धूप का नेमुल बदल नहीं है। फिर आपने ऑल्टरनेट में आपने विटामिन डी आर्टिफिशियल खिलानी है, पिलानी है, देनी है। उससे बहुत बेहतर है कि वो एंड सही टाइम है, जिन बच्चों की पहली सर्दियां, खास तौर पे दूसरी सर्दी है, क्योंकि बच्चों की बढ़ने की उम्र होती है, ठीक है। तो आप ये करें कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा धूप में मालिश करके धूप में लिटाएं। मालिश जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी, उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, आप देखिए उनके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, उनकी गट हेल्थ को ठीक करती है, उनकी जॉइंट्स को मजबूत करती है। तो आप ये सिर्फ ये एहतियात कर ले, आप देखेंगे कि आपने कोई टिप दी थी हमें, आपके बच्चे इंशाल्लाह, बच्चियां हैं बच्चे हैं, देखिए इंसानियत, ठीक है ना, इंसान 2 ही तरह के, तो आप देखेंगे कि उनकी जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ जो वो अपनी लाइफ में कितना एक्टिव होंगे। कुछ बच्चे बहुत लंबा टाइम सोए रहते हैं और कुछ बच्चे सोते ही नहीं है, क्या रीजन है उसकी? नींद का देखिए, ये एक तो हो गया कुदरती, कुछ लोगों की पैदा होते बच्चे ना कुछ तो सारा दिन सोए रहते हैं। नहीं, असल बात आप ये कहना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी रात माँ को जगाते हैं, ऐसा ही है ना, जो ये कहा जाता है, ये एक मिथ है कि जो बच्चे दिन में पैदा होते हैं ना वो रात में सोते हैं, जो रात में पैदा होते हैं वो दिन में सोते हैं। लेकिन आप बच्चों की रूटीन चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें भी थोड़ा सा ये लालच होता है कि चलो जिस टाइम सो जाए वही टाइम भला, नहीं, आप बच्चों की ना अभी से रूटीन बना दें। एक्चुअली करती क्या है माएँ,
हमने भी की है ये गलती, ठीक है, कि जब बच्चा सो गया ना तो आपने अपना काम करना है। हाँ। ये देखिए एक ऐसा टॉपिक आप लोगों ने रखा है जो छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बातें वो हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगी। बिल्कुल ऐसे ठीक है, हमने करना, वहां से माएँ कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे की आंख लगी, मैं अपना काम कर लूं, ठीक है, ये होता यही था ना, लेकिन ये गलत होता था आज के नजदीक। आज की जिस तरह की लाइफ है ना, आपकी है, मेरी है, आजकल हर बंदे की लाइफ ऐसे है, ठीक है ना, चक्कर में पड़ी। जब बच्चा आराम कर रहा होता है तो आप भी आराम करें, आपको आराम की बहुत जरूरत है। जब माँ सेहतमंद होगी तो अपने बच्चों को अच्छा सा पाल सकेगी। माँ का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। जब आप खुद ठीक नहीं है, आप खुद हेल्दी नहीं है, तो आप बच्चों की क्या केयर करेंगी? फिर वह या रोता रहता है या फिर उसका बिस्तर गीला रहता है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है आजकल की माओ पे है। एहतियातें छोटी छोटी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी एहतियातें हैं। रूम का टेम्परेचर अच्छा रखे, बाहर धूप निकली है तो बच्चे को मालिश करके धूप में डालें, नीम गर्म पानी से नहलाएं। कोशिश करें कभी कभार ना नीम का पानी जो होता है ना, थोड़े से नीम के पत्ते, बेरी के पत्ते उबाल के उससे नहला दे बच्चे को। उससे क्या होगा? उससे मैं बताती हूँ। उससे ये होगा कि छोटे बच्चे को आप छोटे बच्चे को नहला दें। हाँ जी बिल्कुल, हम ये तो मैंने भी किया हुआ है ना। आप जो डेटॉल डालते हैं ना, डेटॉल से बहुत बेहतर है कि आप एंटीबैक्टीरियल नीम डालें उसके अंदर, एंटी फंगल बेरी डालें उसके अंदर। आप थोड़ी सी दो तीन पत्ते नीम के, 2-3 पत्ते बेरी के, इनोसेंट बेबी को वो काफी है, ठीक है ना। आपने छोटे इन्फेंट जो होते हैं उनको आपने उस पानी से नहलाएं। देखिए उनको एक तो जो कहते हैं ना, बच्चों को चुमुने हो जाते हैं, चुन्ने जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, थ्रेड वॉर्म्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। अच्छा, हाँ वो नहीं होंगे, क्योंकि उनकी बेली जो होती है कच्ची होती है अभी, ठीक है ना। हाँ, बेली बटन जो होता है, ठीक है, आप नहलाएंगे ना तो वो कुदरती साफ हो जाती है, जख्म नहीं बनता उसके ऊपर। ये मैं 2-3 दिन वाले जो बच्चे होते हैं, 4-5 दिन वाले जो बच्चे होते हैं, मैं उनके लिए एहतियात बता रही हूँ। जबरदस्त जी, जबरदस्त। ये क्योंकि उनका जो बेली बटन जो होता है, जहां से हम काटते हैं तो वो जख्म रहता है, उसके ऊपर हम मुख्तलिफ पाउडर, ठीक है, जो डॉक्टर ने दिया वो आप करें। लेकिन जब आप उसको नीम के पानी से, बेरी के पानी से नहलाएंगे ना, आप देखिए कि कुदरती तौर पर वो कितना जल्दी हील होता है। जबरदस्त, आपा ने हमें ये चीज बता दी है जी। हम अभी आते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, फिर आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो आपा हमारे साथ मौजूद है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपा कुछ छोटी छोटी चीजें अक्सर घर में कहते हैं बच्चे को ना, वो देसी घी और गुड़ दे दो, बच्चा सोया रहता है, तंग नहीं करता। छिले के बाद, हाँ छिले के बाद देना चाहिए। छिले के बाद 40 दिन के बाद वो मैं अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ये मैं आप किस लिए पूछ रही हैं? नींद की वजह से? नींद की वजह से, जो बच्चे सोते नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये नींद की वजह से नहीं दिया जाता। ये दिया जाता है बच्चों के हाजमे के लिए, जिनको हो जाती है ना कॉलिक का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए दिया जाता है। बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। लेकिन डॉक्टर मना करते हैं 4 महीने तक कोई चीज नहीं देनी, लेकिन दे देते हैं लोग। और शहद दे देते हैं, चिटा देते हैं, ठीक है ना। पैदा होते गुट्टी नहीं चिटाते हैं, गुट्टी भी तो देते ही है ना, गुट्टी देते हैं इसी तरीके से। लेकिन रूटीन का हिस्सा ना बनाए उसको, ठीक है। हाँ, लेकिन छिले के बाद हमारे घरों में दिया जाता है, ठीक है। आप लोग अगर पसंद करें तो आप दे सकते हैं। आप ये ना कहिएगा कि आपने कहा था हमने दे दिया, फलां प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, लेकिन हम देते हैं। मैंने क्या बात की है कि हम देते हैं, ठीक है ना। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हेल्दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। वो ये करते हैं कि जो लोग, 2 चीजें बताऊंगी मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि अगर आपने गुड़ पका लिया, देसी गुड़ देसी घी में, और वो इतना सा चटा दिया बच्चे को, देखिएगा जरा, सर्दी से महफूज रखता है ये बच्चे को। सर्दी से महफूज रहता है, दूसरा बच्चे को गैस नहीं होती। अच्छा, बच्चे को गैस नहीं होती, ठीक है। तीसरा, नींद अच्छी लेता है, क्योंकि वो पेट में जब उसके गैस होती है तो बच्चा रोता है अक्सर, ठीक है। तो ये, और एक और चीज गैस के लिए फिर मैं बताऊंगी कि आप ना कोई भी तेल गर्म करके, नीम गर्म तेल कर लें, सरसों का ही कर लें, ठीक है। आप, ये बेली बटन है, ठीक है, ये बेली बटन है ना, आपने इसके ऊपर भी तेल लगाया नीम गर्म, ये देखिएगा, नीम गर्म तेल इधर लगाया है। लगाने के बाद ये 3 उंगलियां है ना, 3 उंगलियां पेट के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेली के अराउंड में, ठीक है, ठीक है। छोटे बच्चे जो हैं उनके वो हाथ सीधा करके, हाथ सीधा कर दें, आप किस तरह बता रही हैं। ये देखें ना, ये बेली बटन है, लेट से ये बेली बटन है, आपने इसके ऊपर तेल लगाया, वो तेल थोड़ा थोड़ा बाहर भी लग गया, आपने पूरी बेली के ऊपर, इतनी सी तो बेली होती है बच्चे की, ठीक है ना, हाँ, आपने 3 फिंगर के साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले आपने इस तरह कर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर आगे है बच्चे की बैक, ठीक है, ये बच्चे की बैक आ गई, ये उसकी बैक बोन है, ये नोट कीजिएगा, ये बच्चे की बैक बोन है, ठीक है। ये बैक बोन के साथ जो वेन्स होती हैं, आपने ये 2 फिंगर, ठीक है, इस तरीके से हल्के हाथ से मसाज करना है,
हल्के हाथ से, बच्चे को उल्टा हाथ पे करके, ठीक है, हल्के हाथ से मसाज करें। मैं कहती हूँ आपको कॉलिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये चंद एहतियातें हैं, ये देखिए एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे आप बड़े बड़े तूफानों से बच जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। मैं तो देखती हूँ कुछ लोग अंडे की जर्दी भी दे दो बच्चे को, ठंड नहीं लगेगी, थोड़ी सी चाय भी दे दो। देखिए लोगों के ना अपनी अपनी मिथ है, लोग करते हैं, डॉक्टर मना करते हैं ना। नहीं देखिए मैंने पहले बात कर दी है, डॉक्टर मना करते 4 महीने के लिए। आपने बात की कि देसी हर्बल में आपने क्या, ठीक है ना, मैं डॉक्टर इलाज तो नहीं ना बता रही, मैं बता रही हूँ देसी इलाज। तो देसी इलाज होता है जिनके पास अब डॉक्टर नहीं है, लेट से आपका बच्चा बीमार, किसी गांव में बच्चा बीमार हो गया और डॉक्टर तो दूर है, तो वो क्या करें फिर, क्या करें, बैठे रहे कि हमने डॉक्टर के पास जाना है तो आराम आना, तो उन्होंने कोई इलाज नहीं करना बच्चे का। एक्चुअली जो मैं आप लोगों को टोटके बताती हूँ, मैं डॉक्टर से मना नहीं करती, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट एड किस तरीके से करनी है बच्चों को। अगर आपके पास सहूलत नहीं है डॉक्टर की तो फिर आप कैसे करेंगे, डॉक्टरों की फीस नहीं दे सकते आप, तो आप डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे, बैठे रहेंगे। और फौरी तौर पर अगर आपको कोई फर्स्ट एड चाहिए तो फिर आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक और टोटका सुन ले, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोटे हेल्दी, ठीक है ना, फरवा और गोरे, तो छिले के बाद एक काम शुरू कर दें। मैंने किया था, ठीक है, हमने किया था। अच्छा, मैं बात वो कर रही हूँ जो हमने की थी, ठीक हो गया ना। मैं ये नहीं कह रही कि सारे जमाने नहीं की थी, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं शेयर वही करती हूँ हम लोगों के साथ। ये मुझे भी किसी ने बताया था, ठीक है ना, साथ में होते हुए बच्चों को देखा था। तो आपने ये करना है, 1 चम्मच गाय का दूध, अच्छा, 2.25 महीने के बच्चे को 1 चम्मच गाय का दूध, नीम गरम, उसके अंदर चने की जो दाल होती है ना, उतना गुड़, चने की जो दाल होती है, ठीक है, चने की दाल के बराबर गुड़, और उससे आधा गाय का घी, मसरी की दाल के बराबर गाय का घी ना होने के बराबर, सिर्फ दूध चिकना हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। आप वो 1 चम्मच दूध बच्चे को पिला दें। एक तो ये कि बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह 3 घंटे से पहले उठेगा नहीं, इतनी अच्छी नींद लेगा, अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये कि माशाल्लाह देखते देखते आप देखेंगे ना, जो बच्चे थोड़े थोड़े कमजोर होते हैं ना, थोड़े थोड़े कमजोर होते हैं जो बच्चे, आप देखेंगे देखते देखते वो इतने मोटे गुपलू बन जाएंगे। आपा ये वाले बच्चे तो इसके लिए आपा ने आपको जबरदस्त टोटका बता दी। वेलकम बैक वंस अगेन। आपा कर रही है जी तैयारी बच्चे को ठंड से कैसे बचाना है। आपा क्या निकाल रही हैं आप? मैं इसके अंदर से ठंड से बचाने के लिए, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, ये तो हाँ गरम मसाला, इसको पता है क्या है, हम इसको खुद वो कर देते हैं अपनी सेहत के लिए मुज़र। गरम मसाला सबसे बड़ी दवाई है। अच्छा, मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट में, मेरी हेल्थ वाली प्रोडक्ट में, मेरी आप लोगों के इस टोटके में, हेल्दी वे में, चाहे स्किन केयर में, हर चीज में आपको पता है गरम मसाले की एक ना एक जरूर होती है। काली मिर्च हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, गला खराब हो शहद और काली मिर्च जो है, शहद और काली मिर्च चाट लें, ठीक है। नहीं, रनिंग नोज हो ना, अगर आपका नोज बहुत ज्यादा बह रहा है तो आपको मैं 3 गोलियां दे दूं, एहतियात मैं आपको बता रही, मैं इधर ही आ रही थी, ठीक है, हाँ, अचानक से आपको ठंड लगी। मैं बैठी, आप लोगों पे 2-3 महीने पहले की बात है, मैं बैठी गाड़ी पे, एकदम से मुझे ठंड लगी और छींके शुरू हो गई और पानी शुरू हो गया, तो मैंने ये 3 गोलियां ली थी। ये काली मिर्च, ये काली मिर्च ऐसे मुंह में रख के चबा लें आप। देखें ऐसा जादू होता है कि आपका नाक फौरन से क्लोज, फौरन से जो रनिंग नोज है ना, पानी बह रहा है, पानी फौरन से रुक जाएगा। एलर्जी, एंटी एलर्जी को ले लें, हाँ, ये अचानक वाली अचानक रुक जाएगी। ये इतनी बड़ी दवाई है। 3 काली मिर्च के दानों का कमाल है। मैं इनको 3 गोलियां बोलती हूँ। कोई एंटी एलर्जी नहीं, कोई एंटी कुछ भी नहीं। 3 काली मिर्चों के दाने लें, चबा लें इनको। हाँ, चबा लें बगैर पानी के, बगैर पानी के, ठीक हो गया, बगैर पानी के, ठीक है। अब हम करेंगे बच्चे बड़े कोई भी ठंड का इलाज, ठीक है ना। आपको नजर आ रहा है पान इधर, ठीक है। पान, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पान को हमने खुद मुजरे सेहत बना लिया है। पान बजाते खुद एक बड़ी अच्छी इनोसेंट प्यारी चीज है, अच्छा, ठीक है। हाँ जी, सेहत के लिए सेहत का खजाना, इस पे स्पेशल मैं आप लोगों का प्रोग्राम करूंगी, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ, आपने बात की थी, आज का टॉपिक है ठंड, ठीक है। ठंड से कैसे बचाएं। देखिए बच्चे छोटे जो होते हैं उनकी इतनी सी चेस्ट होती है, इतनी सी होती है ना, मासूम सी छोटी सी चेस्ट होती है। पान का पत्ता इससे भी बड़ा मिलता है, अगर आप पसलियां भी कवर करना चाहेंगे तो आपने करना ये है कि इस पान के पत्ते की ये वाली जो साइड है, ठीक है, इस पे भी कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर ये है, ये वाली जो साइड है ना, इसके ऊपर आपने, ये कैस्टर ऑयल है, ठीक है, ठीक है। कैस्टर ऑयल, जैतून का तेल, क्या कहते हैं इसको, बादाम का नहीं, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल, हाँ, हल्का से इसके ऊपर लेप कर दे, ठीक है। लेप करके पान के पत्ते को सेक ले, ठीक है।
सेकेंगे ना तो इधर से इसके बबल बबल से बन जाएंगे। अच्छा। ठीक है, हाँ बबल बबल से बनेंगे हल्के हल्के से ना। अच्छा, जब ये थोड़ा सा इसको हिला ले, हिला के ये नीम गर्म से रह जाए कि बच्चे की स्किन बर्दाश्त कर ले, आपने इसकी चेस्ट पे रखना है पान को अच्छे तरीके से, और कोई भी स्किन टाइट शर्ट पहना दे। ठीक है। आप देखेंगे जो ठंड लगी है ना, ठंड दूर हो जाएगी, उसका रेशा बलगम जो भी होगा या तो वॉमिट के जरिए या आप उस वॉशरूम के जरिए ना एकदम से निकल जाएगा। और खास तौर पे वो वाली ठंड जो माओ की ठंड लगने की वजह से बच्चों को ठंड लगती है, इस एक पान के पत्ते से आप कहें कि जादू वाला इलाज है ये, मुफ्त का, जिसमें आपने ना बच्चे को कुछ खिलाया ना पिलाया। ठीक हो गया। अब आती है 6 महीने से बड़े बच्चों की बारी। ठीक है। और फिर 6 महीने से लेके 86, 96, 106 साल तक के बच्चे, सही है ना। 2 तरह के बच्चे होते हैं ना घरों में, ठीक है ना, उसमें हम भी आ गए बीच में। अच्छा, ठंड अगर लग गई है और आपको प्रॉब्लम है अस्थमा की, ठीक है, सीटियों की आवाज आ रही है, तो कैसे बचा जाए? तो कैसे बचा जाए? दवाई नहीं है, इनहेलर खत्म हो गया, तो कौन सी एहतियाती तदाबीर है? भाग के जाएं, एक पान का पत्ता हर जगह से मिलता है, लेकिन उस पान के पत्ते का आपने सिर्फ ये वाला पीस लेना डंडी के साथ। ठीक है। ठीक हो गया। ये डाल लिया इसके अंदर, और आपने एक डाल ली है इसके अंदर लौंग। ठीक हो गया। और साथ में आप अगर बड़े हैं 18 साल से बड़े, तो छोटी सी एक पिंच आपने ये अजवाइन डाल दी, और ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक डाल लें। नमक डाल के बहुत नहीं करना इसको, इस तरीके से ये देखिए हल्का सा, ये आप करें इसको, मैं अगला बताती हूँ। ठीक है, हाथ में पकड़ के करें, और बस ये निकाल के आप मुंह में रख लें। ठीक है, इस तरह मुंह में रख के आहिस्ता आहिस्ता, जब आपके जैसे जैसे इसका पानी अंदर जाएगा, आपकी सांस की नाली का जो वरम है, जो इरिटेशन है, वो क्लियर होगी, आपका लंग्स जो है वो एकदम से परफेक्ट हो जाएगा, एकदम से। ठीक है, ये पूरा हर्बल में डालने, हाँ पूरा, ये देखो मोटा मोटा सा, ये फिंगर से निकाल के दिखा दो इनको, फिंगर से निकाल के दिखा दो। ठीक है, अगली चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, ये इसका इस तरह की फॉर्म, बस इस तरह की फॉर्म, मोटी मोटी सी, इसको मुंह में रख लें तो ये आपका, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये 18 साल के बाद आपा ने बाय द वे कहा है। हाँ, 6 महीने से लेके मैंने कहा बड़े जितने बच्चे थोड़ा सा हाँ, ये नहीं खाएंगे ना, नहीं मजे का लगेगा ये। हाँ, आपने कभी खाया नहीं है ना, इसलिए ये मजे का लगेगा, ये नमकीन नमकीन सा मजे का। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। आप जिस तरह मिसाल के तौर पे ये अदरक है, अदरक भी थोड़ा सा इसी के अंदर कूटे, अदरक को कूटे, टाइम मेरे पास थोड़ा सा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये लास्ट मिनट है। अदरक जिस तरह इसने कूट दिया है, आधा चम्मच आपने अदरक का पानी लेना है, आधा चम्मच आपने देसी शहद लेना है। ठीक हो गया। देसी शहद लेके उसको मिक्स करें, थोड़ी सी एक अगर चाहे तो आप काली मिर्च, या आप सिर्फ लौंग का ये ऊपर वाला जो फूल होता है ना, लौंग का ये फूल लो, मैं हाथ से करके ये देखें, ये देखिए, ये मैंने डाल दिया। इसमें से थोड़ा सा जूस ले ले बस, ये थोड़ा सा जूस। हाँ। ठीक है, ये देखें, ये आपने नजर आ गया ना, मैंने लौंग का ऊपर वाला फूल जो पीसा है, या सिर्फ इसमें शहद मिला लिया, या अदरक के इसमें शहद मिला के ये खुद भी चाट लें। 6 महीने से, ये 4 महीने से बड़े बच्चे को भी चटा दे, इंशाल्लाह चेस्ट इन्फेक्शन आपका एकदम से ठीक हो जाए। जबरदस्त आपा, थैंक यू सो मच। आपा ने बता दिया कि वो जो पान के पत्ते वाला टोटका बताया ना, वो सबसे इजी है जी, सेफ इस तरह से कि आपने ना बच्चे को कुछ खिलाना है तो ना वो आपने कोई स्टीम वगैरह देनी है, बस आपने उसकी चेस्ट पे वो पान का पत्ता लगाना है, तो देखिए आपको इसका बहुत अच्छा, बच्चे को कम से कम सर्दी से आप इस तरह से बचा सकते हैं जी। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।